हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेटलैंड वाले चैप्टर के डिस्कशन को, और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे इंडियन एस्चुरीन इकोसिस्टम के बारे में। अब हम लोग नॉर्मल एस्चुरीज क्या होती हैं वो तो जान चुके हैं, अब थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं। आज की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आराम से इसको समझना, समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा, बस फोकस्ड होके इस चीज़ को सुनना आप आराम से, ठीक है। हमारे देश में 14 मेजर, एक सेकेंड, 44 मेजर, 14 मेजर, 44 मीडियम और 162 माइनर रिवर्स हैं जो कि ड्रेन करती हैं सी में बड़े सारे एस्चुरीज के माध्यम से, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, जो मेजर एस्चुरीज हैं वो बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलती है। ये एक फैक्ट है जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। ठीक है, ज़्यादातर एस्चुरीज आपको बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलेगी। बड़ी सारी जो एस्चुरीज है ना, वहाँ पर आपको मेजर सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ये सी पोर्ट क्या होते हैं, कौन सी जगह होती है, यहाँ पर क्या आके खड़ा होता है, शिप वगैरह, बोट्स वगैरह। इसका पता है सिंपल सा रीज़न क्या होता है, ये रीज़न को सुनना तो आने वाली डिस्कशन ना आपके लिए अच्छी होगी। वो क्या है, मैं पहले ना यहाँ पर वो बनाता हूँ आपके लिए। देखो, अगर ये पानी है तो किसी भी पानी के अंदर एक ज़मीन तो होती है ना, जहाँ पर ये जो मिट्टी है वो होगी, राइट। एग्री करते हो सब लोग? है ना, ये मिट्टी है। अब यहाँ पर कोई एक बोट है, शिप है, जो मर्जी मान लो। थोड़ा सा पानी को मैं ऐसा और कर देता हूँ, ठीक है। जब ये समुद्र के किनारे आ चुका है, दैट इज हेयर, ये है इसका एंड पॉइंट, इस जगह पर आ चुका है, ये यहां पर आ चुका है। ये मतलब एक जगह है सी पोर्ट वाली, जहां पर सी पोर्ट बन रखा है ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये बोट या शिप यहां पर आ रही है, इसको हम खुले पानी के अंदर छोड़ देंगे ऐसे ही, मतलब जिनको उतरना है वो उतर गए और कोने पे आ गए, छोड़ दिया बोट और शिप को। इसको हमें बांधना भी तो पड़ता है ना। अब बांधने के लिए कभी कभार आपने देखा होगा, एक ऐसी चीज होती है जो कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी के अंदर या आपने कहीं ना कहीं देखी हो, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखा आपने। ये क्या करता है, शिप से अटैच होगा, नीचे जाकर जहां पर मिट्टी है उसमें जाकर ये गड़ जाएगा, या फिर अगर इसको नहीं भी गड़ना है तो ये जो पोल है ना, एटलीस्ट ये तो समुद्र के नीचे या पानी के नीचे जो भी मिट्टी है वहां पर इसके गड़ने की जगह तो हो, तभी तो जाकर जो शिप की रस्सी है वो उससे बंध पाएगी, राइट।
ये रस्सी अगर ऐसे भी जा रही होती, ये वाली रस्सी अगर ऐसे भी जा रही होती सीधा, अगर बोट यहाँ पर है तो ये अगर इससे अंटे लग लग के बंधना चाहती है, अगर इसको हम अंटे दे दें ऐसे, तो ये जो पोल है ये नीचे मिट्टी तक पहुंचे तो पहले, तभी तो ये पोल बन पाएगा अटैच करने के लिए। और ये जो मिट्टी है ये आएगी कहां से? यही तो एस्चुरीज की पहचान है। समझ गए ना? ये कंसेप्ट समझ में आया? पहले मुझे बताओ कि यहां पर सी पोर्ट्स क्यों बनते हैं। ठीक है, सी पोर्ट तभी, देखो सी पोर्ट बनाना कोई मुश्किल चुनौती भरा टास्क नहीं होता है। 20 समुद्र के जाकर अंदर सी पोर्ट क्यों नहीं बनता? किसी ओशन के अंदर सी पोर्ट क्यों नहीं दिखता कि अटलांटिक ओशन के अंदर दिख जाए, पैसिफिक ओशन के अंदर दिख जाए, इंडियन ओशन के दिख जाए, अंटार्कटिका के अंदर दिख जाए? 20 समुद्र में कहां तक पहुंचाओगे वो डंडा जहां से शिप या बोट्स वगैरह टिक सकती हैं? ऐसे ही छोड़ देंगे हम उसको? टाइटैनिक जैसे बड़ी साइज की भी शिप हो तो उसको पानी के अंदर सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा बिना बांधे? आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है? जब वो शिप स्टार्ट होने वाली होती है सबसे पहले उसके रस्से हटाए जाते हैं। उतनी बड़ी शिप को भी बांधा गया था। पानी के लिए टाइटैनिक भारी है? पानी के लिए टाइटैनिक भारी है क्या? वाटर के लिए हाथी भारी होता है? आप हाथी की पूंछ से उसको खींच सकते हो पानी के अंदर, क्यों? बिकॉज ऑफ बॉयंसी। कौन सा ऐसा प्लेनेट है कि जिसके लिए अगर इतना बड़ा पानी का सोर्स हो तो उसको पानी पे रख दो तो वो तैरेगा? बताओ। श्रेय थप्पड़ मारो सूर के अपने आप को। सैटर्न थप्पड़ फिर भी मारो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगेन प्रिलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट आगे। ज़्यादातर जो इंडिया के मेजर जो एस्चुरीन है, एस्चुरीन इकोसिस्टम जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है हमारे, बे ऑफ बंगाल के पास। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट इन व्हेन वी टॉक ऑन दी अदर हैंड, जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो एस्चुरीज हैं वो छोटे हैं। और राइटर हमें एक चीज़ पहले ही बता रहा है, ये बुक PMFIS के में बता रही है कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर डेल्टास जो है उनको एस्चुरीज का सबसेक्शन मान लिया जाता है। जब छोटे छोटे मुझे कंसेप्ट लिखने होते हैं ना कभी भी मेंस आंसर राइटिंग के अंदर, ये डायग्राम्स मेरे लिए बड़े हैंडी होते हैं। मैं ऐसे करके भी एग्जामिनर को कई बार प्रूव करके दिखा देता हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि एस्चुरीज क्या है, सी पोर्ट कैसे बनते हैं, या फिर वो। लेकिन ये जब स्कोप हो तब बनाना, ऐसे नहीं कि बनाने बैठ गए फिर कलरफुल पेन वगैरह लेकर चले गए। पेन से कभी भी डायग्राम आपको नहीं बनाना UPSC में, पूरा का पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा 250 मार्क्स का। डायग्राम्स हमेशा पेंसिल से बनते हैं। जो भी स्कूल लेवल की लर्निंग्स थी 6 से लेकर 8 क्लास तक की, वही UPSC के अंदर हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है। हिंदी के पेपर के अंदर आप फुल स्टॉप डालो, आप फेल हो जाओगे, पूर्ण विराम डालनी होती है वहाँ पर। यहाँ माफ़ी नहीं है UPSC के पेपर के अंदर। उसके बाद दो टिपिकल एग्जांपल्स क्या हैं वेस्टर्न कोस्ट पे जो एस्चुरीज हैं उनके। याद रखना, वेस्टर्न कोस्ट पे कम है हमारे देश में एस्चुरीज, और इसकी वजह से वहाँ पर सी पोर्ट भी ज़्यादा नहीं बन पाते हैं। ज़्यादातर जो है वो ईस्ट कोस्ट पे बनते हैं। इसलिए आपने देखा होगा समुद्री व्यापार इन टर्म्स ऑफ बोट, शिप्स वगैरह, ये सब ज़्यादातर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? गुजरात साइड पे, महाराष्ट्र साइड पे, या फिर बंगाल साइड पे? बंगाल साइड पे। सुगंधा आपको तो पता होगा है ना, घाट घाट की मछलियाँ खाई हैं तुमने तो। उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट पे हमें दो एस्चुरीज देखने को मिलते हैं। एक है मांडोवी एस्चुरी, दूसरा जुआरी एस्चुरी। मैं सबसे पहले आपको ये जो एस्चुरीज हैं, हर एक एस्चुरी रिवर से ही बनता है, अगर आपको याद हो पुराने लेक्चर्स, इसी चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मांडोवी रिवर के बारे में। मयूर देख रहे हो, राइटर मरने के लिए घूम रहा है यहाँ पर मुझसे, है ना? कितना टफ है मेरे लिए नाम लिखना, है ना?
इस रिवर को बोला जाता है महादेई, दूसरा नाम है इसका महादेई। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, ये रिवर गोवा की लाइफलाइन मानी जाती है। इसका अगला नाम है इट इज लाइफलाइन ऑफ गोवा। तीसरा फैक्ट ये है, मांडोवी रिवर जो है वो ज्वाइन करती है दूसरी रिवर, ऊपर कौन सी दे रखी है, जुआरी को। एक कॉमन जगह पर, एक क्रीक पर बेसिकली, छोटा सा सोर्स ऑफ वाटर जिसका नाम है कैबो, पोर्चुगल लोगों ने दिया था ये वाला नाम, यहां पर कैबो अगुआदा। कैबो अगुआदा। और यहाँ पर एक बंदरगाह बनता है, वही मतलब सी पोर्ट बनता है, हार्बर बनता है, जिसका नाम है, आपने पोर्ट का नाम सुना भी होगा इसका, हम लोग 8th क्लास में जब ज्योग्राफी पढ़ते थे वहाँ पर SST में आता था, मोरमुगांव पोर्ट या मोरमुगांव हार्बर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है मांडोवी रिवर, वेस्टर्न घाट से। अगर ये जुआरी को ज्वाइन करती है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जुआरी भी गोवा की रिवर है ना। अब जुआरी के बारे में अगर हम लोग बात करें जरा, ऊपर हाँ यहाँ लिख देते हैं, जुआरी रिवर नंबर 1। मांडोवी को क्या बोला जाता था, लाइफलाइन ऑफ गोवा ना। ये गोवा की लार्जेस्ट रिवर है। इसके बारे में भी वही फैक्ट चलेगा, ये मांडोवी रिवर को ज्वाइन करती है एट कैबो अगुआदा और मिलकर दोनों बनाते हैं मोरमुगांव हार्बर या पोर्ट कह लो। उसके बाद वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती है, लेकिन इसके ओरिजिन पॉइंट की एक स्पेसिफिक जगह का नाम है वेस्टर्न घाट में हेमेड बारशेम। हेमेड बारशेम, इसका एक और नाम है अघाना शानी। जो लोकल लोग हैं गोवा के, वो जुआरी बोलने से ज़्यादा इसको अघाना शानी बोलना पसंद करते हैं। ये दोनों रिवर का माउथ क्या होगा अगर ये वेस्टर्न साइड पे है तो बताओ, वेस्टर्न साइड पे कौन सा पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, अरेबियन सी। तो दोनों जाकर गिरती हैं, इसको और इसको अगर आप कंबाइन कर दो तो दोनों जाकर गिरती हैं अरेबियन सागर में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर हो गए। कैबो अकुआदा का नाम मत भूलना, मोरमुगांव हार्बर का नाम मत भूलना, हेमद बारशम का नाम मत भूलना और अघाना शानी। हेमद बारशम में अगेन आपको बता रहा था, वेस्टर्न घाट में जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होती है ये जुआरी रिवर, वो जगह का नाम है हेमद बारशम। मांडोवी के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं है, उसको नाम दिया नहीं गया, मतलब निकलती तो ऑब्वियस सी बात है किसी पॉइंट से होगी, कोई ऐसा कोई फेमस नाम नहीं है उसका। उसके बाद इतना समझ में आया इंट्रोडक्शन इंडियन एस्चुरिन इकोसिस्टम के बारे में। हमने यहाँ से कुल मिलाकर क्या सीखा कि ज़्यादातर जो इंडियन एस्चुरीज हैं वो ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया पे हैं या वेस्टर्न कॉर्नर पे, ईस्टर्न साइड पे। और अगर इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दूँ, बे ऑफ बंगाल में है कि अरेबियन सी में है, बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। और सी पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए एस्चुरीज कैसे वर्क करते हैं,
नीचे ग्राउंड देते हैं उसको टिकाने के लिए, है ना, ताकि कोई आसान भाषा में बोलो अगर, बोट की शिप्स की रस्सियाँ बस्सियाँ बन सकें, वो टिक सकें, हार्बरिंग हो सके उनकी, राइट। शिप्स हार्बर पॉइंट कहते हैं ना उनको, सी पोर्ट्स को एक हार्बर पॉइंट भी तो कहते हैं, ठीक है। अब ना इंडियन एश्योरिंग इकोसिस्टम के साथ याद रखना, अब हम शिप विप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स, सॉरी, ना ईस्टर्न एंड ना वेस्टर्न एंड, ना ही बे ऑफ बंगाल ना अरेबियन सी। अब हम जनरली इंडियन एस्चुरीन पानी के अंदर इकोसिस्टम जो है उसके इश्यूज क्या हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये डायग्राम अभी जो मैंने बनाया था ना, अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी रियलाइज होगी थोड़ी देर में। सबसे पहले पहला इशू होता क्या है, जो एस्चुरीन के जो कैचमेंट एरियाज है ना उनके अंदर मॉडिफिकेशन होता रहता है। और ये मॉडिफिकेशन कैसे होता रहता है? जनरली कैचमेंट कैसे डेवलप होते हैं श्रेया? कैचमेंट पहली बात तो बताओ होता क्या है? एक ऐसा एरिया जहां से पानी जो होता है बारिश का वो फ्लो करता है रिवर में, लेक में, रिजर्वायर में, वो रास्ते से जाकर, है ना, एक जगह भर जाता है ना। जैसे पानी यहाँ से भी आया, बारिश का यहाँ से भी आया, इधर से भी आया, एक जगह यहाँ पर भर गया, ये बन गया कैचमेंट, है ना। अब कभी कभार कैचमेंट के अंदर दिक्कत ये होती है, जिस जगह पर पानी ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा के अंदर अवेलेबल होता है ना, वहां एक्सेस में भर जाता है और ज्यादा भर जाता है, या फिर जहां पर रिक्वायर्ड होता है वहां पहुंचता नहीं है। मिसमैच, इम्बैलेंस की बात हो रही है। मैंने अभी तक आपको एक चीज समझा दी थी शुरू से, जैसे लेक्चर अटेंड करें आप लोगों ने, जैसे मयूर आप भी थे, मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, याद है? कैचमेंट का नाम दिया था मैंने, वाटरशेड का भी नाम दिया था, और जनरली बोला था मैंने कि सेम ही चीज़ें होती है ना। आज मैं थोड़ा सा आपको फ़र्क बता देता हूँ उसके बारे में। सबसे पहली बात तो याद रखना, कैचमेंट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वाटर का जो रन ऑफ होता है, रन ऑफ याद है ना, वो ऊपर से बारिश हो रही तो पहाड़ से खिसक के चली आती है रिवर, है ना, पानी उसका, वो एक जगह पर जाकर कलेक्ट होता है। तो ये वाटरशेड से कैसे अलग हुआ? जब, ध्यान से सुनना, जब कोई भी कैचमेंट, वाटरशेड भी एक प्रकार का कैचमेंट है, लेकिन ध्यान से फर्क समझो, कोई भी कैचमेंट जब बनता है छोटी नदियों का, स्मॉल रिवर्स का, किसी भी लेक का या तालाब का, टैंक का, पॉन्ड का, उसको कहा जाता है वाटरशेड। और जब कैचमेंट बनता है बड़ी बड़ी रिवर्स का या रिवर सिस्टम का, रिवर्स का या रिवर सिस्टम का, 3-4 नदियां स्ट्रीम्स वगैरह ज्वाइन कर रही हैं, उसको हम लोग एक स्पेशल प्रकार का कैचमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं रिवर बेसिन। रिवर बेसिन बड़ी नदियों का कैचमेंट है, वाटरशेड छोटी नदियों, छोटे पानी के स्रोत का कैचमेंट है। दोनों कैचमेंट ही है। वैसे कैचमेंट होता है कलेक्शन ऑफ वाटर, कहीं भी आप एक गड्ढा खोद दो अपने उधर गार्डन वगैरह में, वहाँ पानी भर दो, वो भी कैचमेंट ही है। लेकिन वो जो आपने गड्ढा खोदा है, अब वो बहुत बड़ी कोई चीज़ तो है नहीं, वो तो वाटरशेड है। गांव का कोई तालाब है, वो वाटरशेड है। छोटी छोटी नदियाँ कहीं से निकल कर आती हैं, कोई आप कैनाल, नहर वगैरह देखते हो, वो वाटरशेड है। लेकिन बड़ी बड़ी नदियाँ जहाँ पर जाकर बहुत बड़े बड़े पानी से भिगो भिगो कर एक लैंड को रखते हैं, वो है रिवर बेसिन। ठीक है, फर्क समझ गए? डोंट वरी, इसके बारे में आगे बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत डिटेल में आएगा। तो एक तो ये इशू है कि कैचमेंट एरिया हमारे अलग अलग रीजन्स में, हमारे देश में एक जैसे नहीं रहते हैं। कई जगह पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, कहीं पर जहाँ रिक्वायर्ड होता है उससे बहुत कम होता है। और ये दिक्कतें पैदा होती हैं जहाँ जहाँ से हुगली रिवर निकलती हैं, गोदावरी रिवर निकलती है, या जहाँ पर पुलिकैट लेक है वहाँ पर।
हुगली रिवर कहाँ की है? एक सेकंड रुकना। स्टेट है इसकी वेस्ट बंगाल, ठीक है। सोर्स इसका गंगा। दूसरी किसकी बात कर रहा था वो? गोदावरी। स्टेट इसका बड़ी सारी स्टेट से बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा, माउथ बे ऑफ बंगाल। अभी मैं छोटे छोटे आपको हिंट दिखा रहा हूँ क्योंकि हम ज्योग्राफी नहीं कर रहे हैं इस वजह से। और पुलिकैट लेक है, ठीक है। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एक प्रकार का लगून है ये। और कैचमेंट एरिया की जो मैं आपको बात कर रहा था वो मैं अगर आपको दिखाऊँ, एक फ़ोटो दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ये देखो, सारा पानी यहाँ पर आके ये अलग अलग जगह से कलेक्ट होता है। कुल मिलाकर आप ऐसा करो, उसका कोई ईजी सा डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ, बारिश हुई, पानी यहाँ से भी आ रहा है, 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 एक जगह पर भर गया, वो कैचमेंट है। अगर ये छोटी छोटी नदियों से और छोटे छोटे उससे पॉन्ड्स वगैरह से वो मिलकर बना है तो ये वाटर शेड होगा, है ना। या फिर इसका नाम अगर बहुत बड़ी बड़ी नदियों से अगर ये मिलकर बना है तो इसका नाम होगा रिवर बेसिन। ओके, पहला इशू समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरा, इंडियन एस्चुरीन इकोसिस्टम में दूसरी दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो मरीन लाइफ है, जो पानी है, वो गंदा होता रहता है। और उसके पीछे रीज़न रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन थ्रू इंडस्ट्रीज़ और शहरों का जो कूड़ा कचरा जो लोग नदियों में बहा देते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर यमुना को देख लो, है ना। वैसे लोग पूजा करते हैं, पवित्र मानेंगे। या आप इलाहाबाद के पास अगर आप गंगा वगैरह को देख लो। और इसके लिए अगर इतनी स्वच्छ नदियाँ अगर होती तो हम लोग ये प्रोग्राम क्यों चला रहे होते श्रेया, नमामि गंगे प्रोग्राम का, या यमुना के लिए यमुना क्लीनिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये दूसरी दिक्कत है। तीसरा, यहाँ पर कमाई का साधन बन गया है। बड़े सारे एस्चुरीन इकोसिस्टम है भारत में। लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के तौर पर यहाँ पर बोटिंग करते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। ये भी एक थ्रेट है। अगला थ्रेट है जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत प्रोमिनेंट है और ज़्यादातर आपको पता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे जो बे ऑफ बंगाल के पास है, वहीं हमारा मेजर इंडियन एस्चुरीज लाई करते हैं। अभी हमने देखा है ना। वहाँ पर क्या है, जब शिप्स होते हैं, जो बोट हैं या जो फेरीज हैं, नेविगेशन और शिपिंग के टाइम पर हुगली रिवर में स्पेसिफिकली एक चीज़ देखी जाती है, ड्रेजिंग एक नया खतरा है। ये ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है, ये जो मिट्टी थी ना, अगर इस शिप के अंदर एक मशीन को अटैच कर दिया जाए, कुल मिलाकर ऐसे, या कोई भी औजार जो हो बड़ा सा इस बोट में या शिप में रखा जाए और यहाँ की जो मिट्टी है वो क्लियर करी जाए, समुद्र के अंदर से सेडिमेंट्स जो हैं, ये समुद्र कह लो, मतलब ये पानी का जो सोर्स है, इसके अंदर से, ये नदी के अंदर से सेडिमेंट्स निकाले जा रहे हैं, नीचे की मिट्टी निकाली जा रही है, किसी भी पर्पस के लिए, कुछ भी पर्पस हो सकता है वो। और ज़्यादातर ड्रेजिंग वैसे करी जाती है, इसको कहा जाता है सी बेड को क्लीन करने के लिए। लेकिन उस क्लीनिंग के चक्कर में एक चीज सफर कर जाती है,
जब मिट्टी ही नहीं रहेगी तो ये जो सी शिप वगैरह टेकेंगे कहाँ पर, ये सफ़र कर जाते हैं मेजर सी पोर्ट्स। फिर एक ही जगह पर जहाँ पर ये जो शिप ओनर्स होते हैं, बोट ओनर्स होते हैं, फेरी ओनर्स होते हैं, फिर एक कॉमन जगह पर जहाँ पर एक बात चलती है कि यहाँ पर देखो हमारे शिप आराम से टिक पा रहे हैं, यहाँ पर हार्बरिंग हो पा रही हैं। फिर ना घुस घुस के शिप आपस में अटैच होकर एक जगह पर पार्क होते हैं पानी में। उसकी वजह से क्या है, जैसे ट्रैफिक जैम लगता है ना रोड पर, वैसे समुद्र के अंदर ये सब कुछ शिप्स भरे भरे दिखते हैं, और उसमें फिर ऑब्वियसली बात है हार्म होता है मरीन लाइफ को, एक्वेटिक लाइफ को, फ्लोरल स्पीशीज़ को, फॉनल स्पीशीज़ को। पानी भी गंदा होता है कभी कभार, क्योंकि होता क्या है, ये शिप्स वगैरह के अंदर, बोट्स के अंदर तेल जा रहा होता है, तो जब तेल फैल जाता है, इसको क्या कहते हैं समुद्र के अंदर इस इवेंट को, ऑयल स्पिल का इवेंट हो जाता है। और ऑयल स्पिल की वजह से होता क्या है, अगर ये पानी के अंदर तेल फैल जाता है कभी भी, ऑक्सीजन खा जाता है ये, और जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसके बिना कोई भी स्पीशीज सर्वाइव कर सकेगी क्या आसपास की एनवायरनमेंट की, नहीं ना। ये चीज़ें तो ड्रेजिंग होती कैसे है, इसका सबसे पहले तो आसान तरीका दिखाता हूँ आपको। छोटा सा कोई एक रीजन है, मान लो कि आपके घर के आसपास या जहाँ से भी आपने तालाब वगैरह कभी देखा हो, एक टूल की मदद से ऐसे कर करके टंकियों से, जैसे जो टंकियाँ होती है पानी की काइंड ऑफ, उसमें समुद्र के, ये पानी के सोर्स के अंदर से, समुद्र बोल रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी, पानी के अंदर से ऐसे मिट्टी निकाल ली। ये मिट्टी कहाँ थी, पानी के अंदर थी, इसके सी बेड पर थी, वाटर बेड पर थी, रिवर बेड पर थी, उसको निकाल लिया गया। नॉर्मल तरीका एक तो ये दिख रहा है, कुछ बड़ी मशीन्स भी हो सकती हैं इसके लिए, बड़ा सेटअप हो सकता है। अब कुछ कुछ जगहों पर ये इतने खतरनाक तरीके से भी हो सकती है। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, इस शिप के या बोट के नीचे कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो है, यहाँ पर पानी का जो आप ये कह लो कि एंड है, बॉर्डर है, यहाँ पर पक्का कोस्ट होगा, तो ये लोग बीच जगह से निकाल कर मिट्टी को इस जगह पर पटक रहे हैं। यानी कि इतना एरिया जो अभी तक हार्बरिंग का था अब ये खत्म हो गया, अब सिर्फ इतना एरिया बच गया। क्योंकि देखो ना श्रेया, यहाँ की मिट्टी अगर निकल कर यहाँ पर आ रही तो अब शिप वहाँ पर हार्बर नहीं हो सकते ना, अब यहाँ पर आना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर सारे शिप चले आएंगे तो भीड़ भड़क्का नहीं बच जाएगा पूरा पूरा यहाँ पर। लेकिन ड्रेजिंग के पीछे जो वो दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है, वो ये दी जाती है कि यहाँ पर रिवर बेड को क्लीन करा जा रहा है। जैसे ये देखो, मैं बता रहा था कि यहाँ पर पक्का वो पूरी प्रॉपर इमेज नहीं थी, ये देखो ऐसा हो रहा है। अब क्या शिप्स यहाँ आके खड़े होंगे, बताना जरा। हार्बरिंग करने के लिए कम से कम इस एरिया, ये देख रहे हो, ये पानी के नीचे आपको मिट्टी दिख रही है, यहाँ तक तो हार्बर हो सके। ड्रेजिंग के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ ज़रा। फर्जी मूवी के अंदर जब वो रशियन शिप को बोरो करता है मयूर, तब वो ये कहता है ना कि जो पहले, ये देख लो, वो कहता है, जो शिप चला रहा होता है, कहता है कि यहाँ पर कोई पार्क करने की जगह नहीं है, कोई ज़मीन के नीचे कोई मिट्टी नहीं दिख रही मुझे, कहता है ना वो नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर पार्क नहीं रोक सकता भी समुद्र के अंदर शिप को। फिर वो कहता है ना, जब ये दोनों फिरोज और ये जो शाहिद कपूर होता है, जब ये खड़े होते हैं, कहता है देखो देखो मिट्टी दिखी, यहाँ पर शिप को पार्क कर दो। तो वो मुंबई के अंदर एक रात के लिए पार्क करते हैं फिर वो अपने शिप को, जब वो नोट के टैंकर फेंक रहे होते हैं समुद्र के नीचे, कि वो कहते हैं ना ऐसी जगह पर फेंकना जीपीएस सिस्टम लगाकर कि ज़मीन पर जाकर टिक जाए, कल को हम इसको निकाल सकें। 20 समुद्र के अंदर फेंक दो कि कहाँ तक ओशन बेड के अंदर कौन जाएगा निकालने। वही है मिट्टी और ड्रेजिंग का फिनोमेना। ओके, समझ में आई ये वाली बात आप सबको। और देखो ड्रेजिंग,
क्योंकि देखो ना, ये वाली चीज़ तो अर्पित आपको दिख रही होगी, एक सेकंड बीच में मत बोला करो, एक मिनट। ये वाली चीज़ आपको दिख रही होगी ना कि बीच सब एकदम से नॉर्मल टूल से ये या फिर लेबर की मदद से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये कोई दिहाड़ी वाले लेबर्स हैं, मतलब मान लो ऐसे मयूर ऐसे जाएंगे कि बाल्टी ले लेकर जाएंगे बीच समुद्र के अंदर, फिर मिट्टी को निकाल कर लाएंगे। इसके लिए आपको मैकेनाइज इंस्ट्रूमेंट से यही पड़ते हैं। अब ये देखो कितने भयंकर लेवल पे ड्रेजिंग चल रही है, देख रहे हो कहाँ से वो मिट्टी निकाल रहा हो, कहाँ जाके पटक रहा है, पूरा का पूरा एक आइलैंड बना डाला बीच समुद्र में। ठीक है, आप बताओ मयूर क्या कहते हैं। अभी बताया ना मैंने कि जो नीचे समुद्र के, ये जो पानी के नीचे जो रिवर बेड है, उसके अंदर कोई भी ये जो लोग प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, कांच की बोतलें, ये सब जो फेंकते रहते हैं एक जगह पर, अगर इकट्ठा होता जा रहा है वो उसको निकालना। लेकिन अब पानी के अंदर से चेरी पिकिंग करके एक एक चीज़ निकालना तो बहुत मुश्किल होती है। तो लगे हाथों ये जो हर महीने क्लीनिंग हो रही है मान लो हार्बर की, अब उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं जो कि पार्ट्स टूट गए हैं, कुछ भी हो गए हैं, वो निकाले जा रहे हैं। इसका मतलब हर महीने जो मिट्टी है ना वो वहाँ पे खाली होती जा रही है। इसका दुष्परिणाम आगे चलकर ये निकलता है कि जो अभी तक शिप्स और बोट्स नॉर्मल एक लेंथ पर जाकर ये पोल जो बनाया होता था यहाँ पर जाकर टिक जाते थे, या फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट होता था ये वाला, इसकी मदद से वो अपने को टिका लेते थे, अब उनको और गहराई तक जाना पड़ता है। बोट या शिप के अंदर लगी हुई रस्सी को या इस पोल के डंडे को अब और ज़्यादा डिगिंग करना पड़ता है रिवर बेड पर। ड्रेजिंग कभी भी सिर्फ इस पर्पज से नहीं करी जाती है कि मिट्टी निकालनी, भाई उस मिट्टी का क्या करेंगे, कहीं और से ले आओ। जो सी पोर्ट्स वाले पागल थोड़ी ना अपना नुकसान करवाएंगे वो, लेकिन क्लीनिंग करते हैं उसकी उस जगह पर। लेकिन क्लीनिंग की वही वाली बात है ना, मरीन ड्राइवर्स को थोड़ी ना भेजेंगे नीचे कि तुम जाकर ये जो कांच की बोतलें पड़ी हुई हैं, शिप के टूटे हुए पार्ट्स पड़े हुए हैं, जो नट बोल्ट्स पड़े हुए हैं, उसको तुम उठा कर ले आओ। वो एक साथ उठाया जाता है। अब दिक्कत ये आप कहते होगे, आपके मन में आया होगा ये मिट्टी तो सर रिचार्ज हो जाएगी ना वहां पर जाकर, नहीं हो पाती इतनी आसानी से। अब कौन से ओशन करेंट्स इसको कितने सालों में यहाँ पर लाकर पटक कर गए होंगे। अब जरूरी थोड़ी ना वो ओशन करंट दोबारा यहीं से निकल रहे हो और वो अपने साथ मिट्टी ही ला रहे हो तो ये डिपॉजिट हो जाए। हार्बर तो यहाँ बना हुआ है, ओशन करंट को थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर सी पोर्ट से हार्बर बन रखे हैं तो मुझे मिट्टी ला के यहीं पटकनी है। समुद्र जो है वो एक अतः सागर होता है जिसकी कोई लेंथ, ब्रेड, चौड़ाई, लंबाई कुछ नहीं होती है। वो मिट्टी तो कहीं भी हो सकती है। हमें अगर जो मिट्टी है पूरे ओशन के अंदर, अगर वो ऐसे या रिवर बेड के अंदर ऐसे वो तितर बितर करके फैली हुई है, इतनी हाइट की, इतनी हाइट की, इतनी हाइट की, तो सी पोर्ट के लिए कम से कम हमें इतनी हाइट चाहिए होती है, तभी तो जाकर शिप यहाँ पर स्टैंड आउट कर पाएंगे। वरना फिर क्या कि वो पोल और ये सब डंडा वंडा इतना फिर वो बनाओ लंबा कि वो नीचे तक जा सके, ये पॉसिबल होता नहीं है। समुद्र के अंदर किसी भी चीज़ को टिकाना बहुत मुश्किल होता है। और आप इमेजिन करके देखो, जब बड़े बड़े ये जो साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, उस टाइम पर भी सर्वाइव कर जाए। ऐसा नहीं कि रात को आपने शिप बांधी, साइक्लोन आया, 14 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी हो गया था, आप वहाँ से कोस्ट से हटे गए, 14 दिन के बाद आए आप और आपके साथ 1400 लोगों की बोट और शिप दिख ही नहीं रही, गायब। हाउसफुल 2 के अंदर एक चीज़ देखी है, वो छोटी सी एक बोट पर आते हैं जो कि हवा भरने वाली बोट होती है, लड़ाई कर रहे होते हैं, जब तक उसकी हार्बरिंग करते नहीं है वो बीच समुद्र के अंदर चली जाती है। फिर वो उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। बस होता क्या है, ये जो लोग यहाँ पर आके रहने लगे हैं आसपास के इलाकों में, यहाँ पर इंडस्ट्री जो सेटअप होने लगी हैं, माइनिंग जो माइंस हैं वो सेटअप होने लगी है, माइनिंग एक्टिविटीज़ होने लगी हैं, खेती बाड़ी लोग करने लगे हैं, सॉलिड वेस्ट को डंप करने लगे हैं। बस इन सब की वजह से अल्टीमेट आउटकम ये ड्रेजिंग के साथ ही अटैच होता है। ये सब, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है। उसके बाद अगला खतरा क्या है इंडियन एस्चुरिन इकोसिस्टम का, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्वेटिक लाइफ।
जितनी मछलियां पैदा नहीं हो पाती उससे ज़्यादा लोग व्यापार के लिए, धंधे के लिए, खाने पीने के लिए उसको निकाल लेते हैं। मतलब ओशन लाइफ को, मरीन लाइफ को उन्होंने, जहाँ पर एस्टुरिन इकोसिस्टम है वो प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं, वहाँ से मछलियाँ अपने फूड वैरायटी के टेस्ट के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए वो ज़्यादा निकालने लगे। जितना रीजुमिनेशन साइकिल नहीं होता जितना उनका, उससे ज़्यादा वो लोग ओवर एक्सप्लॉइट करने लगे हैं। जितना फिश स्टॉक का टारगेट रखना चाहिए वो टारगेट ओवर एक्सप्लॉइट होने लगा है, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल। इसके अलावा लोग क्या करने लगे हैं, जो ये एस्चुरिन इकोसिस्टम है इसके आसपास के पेरिफेरल एरियाज में, फ्रिंज एरियाज को हम लोग बेसिकली पेरिफेरल या आउटर एज कह लो, वहां पर एक्वा कल्चर करने लगे हैं इंटेंसिव तरीके से। ये एक्वा कल्चर क्या होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की कल्टीवेशन एक कंट्रोल्ड एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर, और किस पर्पज से? कमर्शियल पर्पज से, रिक्रिएशनल पर्पज से, पब्लिक पर्पज से, कि वहां पर मछलियों की बहुत डिमांड है, प्रॉन्स की बहुत डिमांड है, इन सब की बहुत डिमांड है। तो एक्वा कल्चर में दिखाता हूं, मैंने आपके लिए फोटो निकाल के रखी थी। ये देखो, और यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, पहले एक्वाकल्चर के साथ मैं दिखा दूँ। एक्वाकल्चर इन पेन्स, ये पेन कोई लिखने वाला पेन नहीं होता है। पेन्स को हम लोग कहते हैं कोई भी ऐसा स्मॉल एनक्लोजर, स्मॉल एनक्लोजर, और जनरली ये वर्ड ना जो होता है मैं अभी बताता हूँ, स्मॉल एनक्लोजर, स्मॉल एनक्लोजर, इसको वैसे कहा जाता है, जो पेन वर्ड यूज़ होता है ना, अगर आपको इसको एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ करना है, इसको वैसे कहा जाता है एक्वाकल्चर पेन। और ये किससे बना होता है? या तो नेट से या बैम्बूज से, या तो नेट से, जाल से, या बैम्बूज से। तो कहाँ गया ये रहा जाल, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर? इतने एरिया में समुद्र के किनारे या कुछ भी वो करके, देख रहे हो फेरीज भी खड़ी हुई हैं, छोटी छोटी बोट भी खड़ी हुई हैं, वहाँ पर फिशिंग और वो सबको ज़बरदस्ती वो क्या कहते हैं ग्रो भी करा जा रहा है, प्रॉन्स उगाए जा रहे हैं, मछलियों की ब्रीडिंग करवाई जा रही है। और कितने बड़े एरिया पे ये चलती है, देखो ये धंधा, ये व्यापार कितने बड़े एरिया पे चलता है। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो क्या बताओ? समझ गए? एक्वाकल्चर समझ में आ गया? ये देखो यहां पर कौन सी फिश को छोड़ा होगा श्रेया इन्होंने, बताओ जरा। जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक बिछा रखी हैं। अब इनको क्या लगता है, मैं एक इसका पर्पस भी बता देता हूँ, आप एक बार में समझ जाओगे। कोई एक मछली मिली, वो बहुत कीमती हो गई, लोग उसको बहुत डिमांड करने लग गए आसपास के बाजार में। मान लो कि यहाँ देखो, ये जहाँ मेरा माउस है, इस जगह पर बाजार है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं जो मूंग मांगी कीमत दे देंगे वो वाली मछली एक बार हमें खिला दो या दे दो घर पे रखने के लिए एक्वेरियम में। अब यहाँ के लोगों ने क्या कराया, वो मछली जो है उनकी उसको पकड़ा, 5-6 मछलियों को, उनकी ब्रीडिंग करवाना स्टार्ट कराई, उनके बच्चे हुए, इतने बड़े एरिया में उनके बच्चे को ग्रो करने दिया, फिर उनके कपल्स को यहाँ डाला, फिर और बच्चे हुए, ये हुए, वो हुए। कुछ महीनों बाद जो ये सेटअप बनाकर बैठा हुआ है और जिसकी लोकल मार्केट के अंदर डिमांड है खाने की, एक्वेरियम में रखने की, उस मछली की वैरायटी को, वो बन गया अरबपति। प्योर बिजनेस है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिंग द माइग्रेटरी रूट्स ऑफ फिश, नॉर्मल समुद्री रास्तों से जहाँ से मछलियाँ जाती हैं, इंसान अब उन्हें जाने नहीं देते, ये नेट बेट और एक्वाकल्चर मैकेनिज्म बिछाकर उनके रास्ते रोक देते हैं। दूसरी दिक्कत क्या है, नॉर्मल मछलियों को जो खा लेते हैं, ये प्रॉन्स की खेती भी करने लगे हैं। ये एक्चुअली ना इसको फार्मिंग ही कहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की फार्मिंग, ये एक्वाकल्चर आप कह लो। तो प्रॉन रिक्रूट करने लगे हैं। रिक्रूट का मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पर प्रॉन्स उगा लिए, अब कई प्रॉन्स जो है वो मछली को खा जाते हैं,
और ये हरकत हो रही है चिल्का लेक में और पोलीकैट लेक में, जिसकी वजह से जो फिश की बायोडाइवर्सिटी है वो प्रॉन्स के आने से एक तरीके से प्रॉन इन पे इन्वेड कर रहे हैं। और जहां पर इन्वेजन नहीं भी चल रही है, मान लो कि जो मछुआरे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि फ़िश मार्केट भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए प्रॉन्स मार्केट भी इंपॉर्टेंट है, वो फिश को भी कैच करते चले जा रहे हैं, इनका भी एक्वाकल्चर कर रहे हैं, समुद्र से प्रॉन्स को भी कैच करते चले जा रहे हैं, फिर इनका भी एक्वाकल्चर कर रहे हैं। यानी कि नॉर्मल समुद्री जीवन में उन्होंने कोई जीव जंतु रहने ही नहीं दिया जिसको लोग खाना पीना पसंद कर रहे हैं। अब प्रॉन्स तो सी फूड ही है, कोई घर में तो एक्वेरियम में तो रखता नहीं है इसको। पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट थ्रू फीडिंग ऑफ स्टॉक्ड फिश एंड प्रॉन्स इन पेन्स। देखो, अगर आप मछली या प्रॉन्स जो है जब भी आप रखोगे उनको खाने के लिए कोई भी चीज़ डालोगे, पत्तियां डालोगे, जो फिश फूड होता है वो डालोगे। अब आप कहोगे सर फिश फूड क्यों डालेंगे यहाँ पर, ये तो नेचुरल इकोसिस्टम दिख रहा है। यार धंधा है ना, उनको तो स्ट्रॉन्ग मछलियाँ बनानी है, ताकतवर मछलियाँ बनानी है। लोग सब्जियों के व्यापार में क्या करते हैं, फ्रूट्स के व्यापार में क्या करते हैं, खरबूजे में तरबूजे में इंजेक्शन लगा लगा के बड़ा कर देना, उसको ज़्यादा मीठा कर देना, एप्पल के ऊपर वैक्सिंग से पॉलिश कर देना। होता है ऐसा श्रेय कि नहीं होता बताओ? ऐसे यहाँ पर भी होता है कि ज़्यादा डाइट वाले इनको फिश फूड प्रॉन फूड सर्व करे जा रहे हैं। जब आप किसी को खिलाओगे तो वो एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ करेगा कि नहीं करेगा बताओ? करेगा। वो जैसे ही वो एनिमल गंदा करेगा ना सब कुछ, उसने पॉटी करी उस एनिमल ने, मतलब फिश ने और प्रॉन्स ने, वो पॉटी निकालकर इस नेट से बाहर फेंक दी। और ये तो जो नेट के बाहर जो भी पानी दिख रहा है ये तो यहाँ का नेचुरल एस्चुरीन इकोसिस्टम है। नेट स्वच्छ रह गए, ये आसपास का वातावरण जो है वो गंदा हो गया। समझ गया ना? नॉर्मल सी बात है। मतलब आपने अपने एक्वेरियम में फिश, आपके घर में एक्वेरियम रखा हुआ है, फिश गंदा कर रही हैं, मम्मी हर संडे टू संडे आपकी साफ़ करती हैं, तो वो जो जितना भी फिश ने गंदा करा हुआ है, पॉटी वगैरह कर रखी है, आपने फ्रेश पानी डाला, फिश फूड डाला, मछलियों को दूसरी बाल्टी में करा, पूरा एक्वेरियम साफ़ करा, सब कुछ डाला, एंड फिर आपने उस वेस्ट वाटर को उठाकर तो नाली में फेंक दिया। अब यहाँ कोई नाली तो है नहीं। ये जब आपको लग रहा होगा इससे क्या ही हो जाएगा, अरे सोच के देखो यार, मछलियाँ प्रॉन्स रोज़ गंदा कर रहे हैं, हर 3 दिन में गंदा कर रहे हैं, ये रोज़ फिश नेट को क्या कहते हैं साफ़ करने के लिए, ठीक करने के लिए ये बोट वगैरह जो है वो यहाँ पर आती हैं। एंड उसके बाद ये बोट वगैरह यहाँ पर आती हैं। कहाँ गई? हमने फ़ोटो देख रहे थे, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। जैसे ही मान लो, हाँ ये पर्सन आया, इसने साफ़ करा यहाँ से, और ये जो जितना भी कचरा है ये इसने नेट का एक हिस्सा खोला, जितना भी नेट पे चिपका हुआ है, धो धोकर इसको नॉर्मल पानी के अंदर फेंक दिया। ये आने वाले टाइम के अंदर चलते चलते ये पॉल्यूट नहीं होगा ये वाला एनवायरनमेंट आसपास का? बताना ज़रा। अब आपके दिमाग में आया होगा तो सर नॉर्मल जो फिश जो हैं, जो ये प्रॉन्स हैं, तो ये तो वैसे भी सागर के अंदर घूमते हैं, तो ये यहाँ पर ये तो वैसे भी गंदा करते होंगे पॉटी वगैरह कर, तो दिक्कत क्या है? अरे भाई यहाँ पर तो स्पेसिफिकली जगह के अंदर उगाया जा रहा है और पेरीफेरल रीजन के अंदर गंदा करवाया जा रहा है। वो मछलियों के लिए, प्रॉन्स के लिए कोई एक जगह होती है, उनके लिए लेंथ ब्रेथ होती है सागर के अंदर, इनको तो एक जगह पर ही करवाया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर और स्टॉक्स फिश के, प्रॉन्स के मिल सकते थे, उसको प्रदूषित करवा दिया। अब मान लो एक एग्जांपल अगर इसी फोटो में से दूं, मान लो एक बाल्टी पड़ी हुई है, इस बाल्टी के अंदर सब कुछ इकट्ठा करा गया था, जो भी कचड़ा वचड़ा था, जो भी मछलियों ने गंदा करा था, प्रॉन्स ने गंदा करा था, और ये बाल्टी ऐसे ही छोड़ दी गई। अब ऐसे रोज़ हज़ारों संख्या में अगर बाल्टी अगर वो पड़ी हो, तो देख रहे हो नेट की ये वाली जगह तो ठीक है बिल्कुल, बाकी पूरे का पूरा आने वाले सालों के अंदर ये सब गंदा हो जाएगा, ये सब आसपास का हिस्सा। ये अच्छे बन कर रहेंगे, ये बढ़िया रहेंगे। ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रक्शन हो रही है, बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रक्शन हो रही है थ्रू प्रॉन सीड कलेक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ स्मॉल मैश नेट्स। कुछ नहीं होता ये मैश नेट्स, इसको मिलाकर एक टर्म बोला जाता है,
जाल। ऐसा अगेन हो रहा है हुगली रिवर में, चिल्का लेक में और पुलिकैट लेक में। एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, ये प्रॉन सीड क्या होता है? प्रॉन तो भाई एक जानवर है, इसका बीज कैसे हो सकता है? देखो ये एक ना टर्म है जो कि एक अलग सेंस में यूज़ करी जाती है। प्रॉन सीड कुछ नहीं है, ये प्रॉन्स के छोटे छोटे बच्चे हैं। और इसके लिए पता है कितनी अच्छी टर्म यूज़ करी जाती है एनवायरनमेंट के अंदर? इनको बोला जाता है जुवेनाइल्स ऑफ प्रॉन्स। जुवेनाइल्स कौन होता है वैसे? नाबालिग होता है ना, इनको बोला जाता है जुवेनाइल्स ऑफ प्रॉन्स। और जब भी एक चीज़ याद रखना, एक बात और बता दूं, ये जुवेनाइल से प्रॉन्स के लिए नहीं, जब भी आपको किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के नाम के आगे सीड दिखे तो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जुवेनाइल है। अब बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्ट हो रही है, छोटे छोटे नेट्स में अभी तक मछलियां उगाई जा रही थी, नई चीज़ अब करी जा रही है, प्रॉन्स भी उगाए जा रहे हैं। और प्रॉन सीड कुछ नहीं है, देख लो, वो ये बेबी प्रॉन है, बहुत छोटे, मतलब जैसे टेडबोल नहीं होता, वो फ्रॉग के बच्चे जैसे होते हैं। तो प्रॉन सीड्स ये देखो हैं छोटे छोटे बच्चे, इनको ले जाया जाएगा, थोड़े से बड़े कर लिए या फिर ऐसे ही रहने दिए, इनको ले जाया गया और इन नेट्स में जाकर पटक दिया। आप सोच रहे हो मयूर कितना बड़ा ये नेट है और कितने पिद्दे पिद्दे से ये बच्चे हैं? इनको तो देख ही लो जरा, या इनको देख लो, इसमें अरबों खरबों का व्यापार छुपा है कि नहीं छुपा है? शरिया बताना जरा। और जब ये अरबों खरबों का व्यापार इतनी तेजी से जब ये चल रहा होगा तो आसपास की बायोडाइवर्सिटी तो वैसे ही वो डिस्ट्रक्ट हो गई, कि नहीं हो गई? कोई भी प्रॉन नहीं बचा फिर तो। बच्चे करवा करवा के सारे बेच दिए जाएंगे। और जो ये रास्ता है, कहाँ गया? ये माइग्रेटरी रूट जो है फिश और प्रॉन का, उनको तो वैसे ही कैच करा जा रहा है वहाँ पर नेट लगा लगा के। तो ऑफसेट कैसे होता है? ये नेट लगा हुआ है, फंस गए, इनको भी उठा कर डाल दो इसी नेट में। जैसे आपने डिस्कवरी चैनल पे चीज़ देखी होगी, अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन में वो लोग दिखाते हैं कि जैसे बड़ी सी शिप लेकर जा रहे हैं, बहुत बड़ी सी जाली वाला एक नेट होता है लोहे का, उससे उनका मकसद है कि एक ही बार में उसको फेंको और हज़ारों की संख्या में फिश कैच कर लो। लेकिन उसके साथ जो ऑक्टोपस फलाना डिगमा जो भी कैच होकर आता है वो उसको भी रख लेते हैं। होता है कि ऐसा कि नहीं होता? बताओ, कि लगे हाथ तो बेच ही जाएगा सी फूड के नाम पर। क्या कहता है? हाँ, टर्टल वगैरह ये सब भी आ जाते हैं। उसके बाद सबमर्जेंस ऑफ कैचमेंट एरियाज ड्यू टू राइज इन वाटर लेवल। बहुत सारे कैचमेंट एरियाज जो है वो डूब भी रहे हैं वाटर लेवल के राइज होने की वजह से। और इसके लिए मैं आगे चलकर अभी आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, फ्लडिंग का बाप जो होता है, एक टर्म होती है, पता नहीं यहीं कहीं दे रखी थी, आई थिंक इनअंडेशन, ये रही है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको ये जो पॉइंट है ना, ये वाला सबमर्जेंस ऑफ कैचमेंट एरियाज, जहाँ पर ये पानी कलेक्ट होता है ड्यू टू राइज इन वाटर लेवल। और ये वाली बात तो इसने ही वैसे हमें बता दी थी, यहाँ पर याद है, जहाँ पर पानी की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर ये ज़्यादा पानी लेकर आ रहे हैं, फार इन एक्सेस। ये वाला पॉइंट जस्टिफाई करता है इसको। और अभी मैं डोंट वरी, अभी इनंडेशन के बारे में जब पढ़ाऊंगा ना आपको, डायरनल टाइडल इनंडेशन, तब आपको ये समझ में आएगा। ये फ्लडिंग का बाप होता है, फ्लड छोटा टर्म होता है, ये उसके पापा है इनंडेशन। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। कोई भी डाउट है किसी को, कुछ भी पूछना है बताओ, एनीथिंग बोलो बोलो।
तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।